Hello everyone, welcome to the Dab Hand Learners channel. This is the last lecture where we discuss the Henry Fayol's principles of management. Okay, so last we have done the principle of equity. Now we will start with principle of stability of personnel. I hope you know the word personnel means staff. Okay, so we are discussing about the staff members here. Stability of staff basically. People should be selected and appointed after due and rigorous procedure. But once selected, they should be kept at their post for a minimum fixed tenure. इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं स्टाफ हैं वो सिलेक्ट होता है अपॉइंट होता है फॉर अ जॉब आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर, बहुत रिगरस प्रोसीजर के बाद, यानी कि हार्ड प्रोसीजर के बाद। डिफ़िकल्ट टास्क है ये बहुत, रिक्रूट करना फिर सिलेक्शन करना, ठीक है। तो ये बहुत रिगरस प्रोसीजर है, हार्ड टास्क है। बट अगर तुम एक बार सिलेक्ट हो जाओ देन एम्प्लॉयर को एक फ़िक्स टाइम देना होता है, फ़िक्स टेन्योर देना होता है जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपने एम्प्लॉय हायर किया है तो कल आप उससे काम पूछने चले जाओ कि कितना काम किया है, एक दिन में क्या क्या किया तूने, चल बता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक मिनिमम फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तो देना ही होता है। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स देने के लिए, लाइक मिनिमम 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 2 मंथ्स, एक फिक्स टाइम तो देना ही चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, और एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्टाफ की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। अब एम्प्लॉय टर्नओवर होने लग गया, मतलब लोग अगर भाग के चले गए, स्टाफ भाग के चले गए, मिनिमाइज नहीं हुआ एम्प्लॉय टर्नओवर, तो बताओ इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं हो रहा। एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज होना चाहिए और इससे क्या होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। Consequences of violation: any adhosism will create instability or insecurity among employees. They would tend to leave the organization. इसका मतलब ये है, एडोसिज्म मतलब कन्फ्यूजन। सो कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो इससे क्या होगा, एक इंस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ के अंदर क्रिएट होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएंगे। और सेकेंड है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। और बार बार तुम रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे, ये इसकी कॉस्ट भी बड़ी भारी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, सो बार बार हम रिक्रूट सेलेक्ट नहीं कर सकते। इससे बढ़िया मैंने जो एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है ना उसी को अच्छे से रख लो पहले, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। Second last principle is initiative. Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement within the prescribed limits of authority. Example: a good company should have an employee suggestion system whereby initiative या suggestion which result in substantial cost या time reduction should be awarded. देखो क्या होता है, जनरली हमारे पास एक कंसल्टिंग मैनेजर भी होता है जो कंसल्ट करता है सिचुएशन को, ठीक है। वो हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और वो उसका सल्यूशन देता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, ये कंसल्टिंग मैनेजर जो होते हैं वो कंसल्टिंग का काम तो करते हैं, बट ये काम तो जनरली हम भी कर सकते हैं। हालांकि हम इनके जितने उतने एफिशिएंट नहीं होते होंगे, बट प्रॉब्लम्स का हल तो थोड़ा बहुत हम भी लगा सकते हैं एज एन अप्रॉक्सीमेट। और उससे क्या होगा, अगर हम ही अपने थोड़े बहुत सोल्यूशन या आइडिया लगाने लगते हैं, हिट एंड ट्रायल करने लगते हैं कि चलो आइडिया लगा के देख लेते हैं, चल गया तो तीर वरना निशाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी कॉस्ट जो कंसल्टिंग को देनी थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। वो उसके पैसे बच जाएंगे, हमारे वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होगा। तो ये वही वो कह रहा है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि तुम दब के मत रहो, टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जो भी तुम्हारे अंदर प्लान्स आ रहे हैं या सजेशंस आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव हो सकती है, अच्छे से वर्क कर सकती है, वो हमें बताओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे चढ़ने लग जाओ, हर एक दिन सजेशन डालने लग जाओ, जब मांगा नहीं है फिर भी फालतू बोलने लग जाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटी तुम्हें दी जा रही है उसके हिसाब से ही तुम्हें बोलना है। ये नहीं कि बदतमीज़ी करने लग जाओ सजेशन के नाम पे।
Example, a good company should have an employee suggestion system whereby initiative या suggestions which result in substantial cost या time reduction should be awarded. तो वो ये कह रहा है जो गुड कंपनी, जो अच्छी कंपनी होती है उसके अंदर उसमें एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम भी होता है, इसमें एम्प्लॉय सजेशंस देते हैं और इन सजेशन से क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन, टाइम रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से अवार्ड्स भी मिलते हैं या अप्रिशिएट भी किया जाता है एम्प्लॉय को। कॉस्ट कैसे कम हो रही है पता है, टाइम भी कम हो रहा है, लाइक कंसल्टिंग के पास जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम पढ़ता, एनालाइज करता, आंसर देता, ठीक है। तो इन सबसे अच्छा अपने एम्प्लॉय से पूछ लो। हालांकि एम्प्लॉय इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट थोड़े बहुत आइडिया तो यार वो भी देंगे, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो होगी, ऐसा थोड़ी एम्प्लॉयर में ही होती है सारी क्रिएटिविटी। नाउ पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है। डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में पार्ट लेगा तो उसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी, वो मोटिवेट फील करेगा कि लोग चलो मेरी तो सुनते हैं, वरना कई जगह लोग तुम्हारी सुनते ही नहीं, फिर तुम्हें इरिटेशन फील होती है, क्या यार कोई सुनता ही नहीं, मेरी मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। तो एम्प्लॉय की वैल्यू करो, तभी वो तुम्हें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में डीमोटिवेशन आएगी अगर तुम इनिशिएटिव नहीं लोगे तो, या प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव फॉलो नहीं करोगे तो, ठीक है। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एस्पेरेट दे कॉर्प्स। एस्पेरेट दे कॉर्प्स क्या होता है, रिप्लेस आई विद वी। वो कह रहा है जो तुम बातें आई में कहते हो ना, वो वी में कन्वर्ट कर दो। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, एक बार मैं पढ़ लूँ फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, मतलब लास्ट में आपको अच्छे से आ जाएगा ये। Example, if the production manager is assigned to a target of manufacturing 100 units to a group of 10 members, divided a target among themselves to produce 10 units each, principle of team spirit says that each member of the group should not concentrate only on achieving his individual target of 10 units, but they must concentrate on achieving target of 100 units. So if 2 workers fall sick, then the other 8 members must divide their individual target amongst themselves and try to achieve the target of their group. देखो, एस्पेरेट द कॉर्प्स मतलब अभी आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा एग्जाम्पल को तो आपको समझ आ गया होगा, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट भी कहते हैं, टीम स्पिरिट या प्रिंसिपल ऑफ हारमनी, ठीक है। तो ये है हमारा ये प्रिंसिपल। तो वो यही कह रहा है कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी टीम को असाइन कर रखा है टास्क कि तुम्हें 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं 10 लोगों की टीम को, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी टीम में टारगेट डिवाइड कर देंगे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का। और प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट सेज क्या कहेगी, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट क्या कहेगा कि ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग हिज इंडिविजुअल टारगेट ऑफ 10 यूनिट्स। यानी कि मेरे को अगर 10 यूनिट मिले हैं टारगेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने 10 यूनिट पर ही ध्यान दूँ, मैं बाकियों के टारगेट पर भी ध्यान दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मेरी टीम में से 2 वर्कर सिक हो गए, यानी कि बीमार हो गए, तो हम क्या करेंगे कि जो उनके टारगेट है ना 20, वो भी हम 8 लोग डिवाइड कर लेंगे, ओके। फिर हम इक्वली ही उनका भी जो उनके टारगेट है वो भी प्रोड्यूस करके हम अपना 100 यूनिट्स का टारगेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिप्लेस आई विद वी, नहीं मेरा मेरा मत करो, हम एक टीम है, ओके, और हमें टीम का टारगेट कंप्लीट करना है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का, डेवलप्स टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट तो आएगी जब तुम जो लोग नहीं कर पा रहे उनका भी काम कर दोगे अपनी टीम मेंबर्स में से। हालांकि अगर वो नहीं काम कर रहे हैं, ये नहीं कि फालतू में करे जा रहे हो, जबकि वो कर सकते हैं फिर तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन हो जाता है वरना। म्यूचुअल ट्रस्ट भी होगा, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स भी अचीव होंगे, बिलोंगिंगनेस आएगी, ओके। नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, टीम गोल में नॉट बी अचीव्ड। अगर तुम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो आपके टीम गोल्स अचीव नहीं होंगे। स्ट्रेस इन इंडिविजुअलिज्म में भी स्ट्रेस क्रिएट होगा, लाइक सब अपना अपना सोचेंगे तो लास्ट में जो एम्प्लॉयर है वो तो तुम्हें डांटेगा ही, तो स्ट्रेस ही क्रिएट होगा हर किसी के। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमनी अमंग एम्प्लॉयज़ के अंदर यूनिटी और हारमनी और टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाहिए मैनेजमेंट को। वो कैसे होगा, जब तुम अपनी कॉन्वर्जेशन में आई की जगह वी करोगे, लाइक आई हैव टू डू इट, मज़ा नहीं आया, वी हैव टू डू इट, अब मज़ा आया, ठीक है। सिर्फ तुम्हें 98% नहीं लाने 12th में, मैं तुम्हारी मिलकर हेल्प करूँगा 98% लाने में। तो अब क्या, एक टीम स्पिरिट, एक हारमनी लग रही है, ओके।
सो वो यही कहता है प्रिंसिपल। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। इसका मतलब क्या है कि पेनल्टीज पनिशमेंट जो भी होगी वो कम होगी, क्योंकि देखो अभी अगर दो बंदे बीमार पड़ गए और वो काम नहीं कर पाते तो उसकी वजह से क्या होता, हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर जब वो दो बंदे तब आते जब उन्हें पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टी लगती है, वो जो भी चीज़ है। बट अगर दूसरे टीम मेंबर्स ने उनका काम कर लिया तो अब किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, काम भी हो गया, एम्प्लॉयर भी खुश हो गया, तो पेनल्टी नहीं होगी। मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, पेनल्टी की ज़रूरत नहीं है, वो कम हो जाती है। ओके, सो आई होप ये आपको प्रिंसिपल ऑफ कौन सा है एस्पेरेट द कॉर्प्स क्लियर हो गया होगा। I hope you liked my lecture. Please like, comment, share, and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time I am on YouTube. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. We will start with Taylor's Principles of Management from the next lecture. Bye.